हेलो एवरीवन, आई नो आप सभी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ऐसे क्रिटिकल टाइम में, ऐसे प्रीसियस टाइम, ऐसे इतने कम टाइम में आप सभी को जानना है कि हॉट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसके आप बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है एंड नाउ वी कैन स्टार्ट। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक अभी तक बहुत ही हाईलाइटेड हुए हैं। तो इसमें जो मेजरली है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मेरे से आप पूरे इकोनॉमिक्स का वेटेज पूछोगे ना तो हमेशा से मैंने एक ही चीज़ बोला है कि क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इस बार ऐड हुआ है ना, तो एक्चुअली में परीक्षा जो हो रही है वो माइक्रो मैक्रो में ही हो रही है। तो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड करिए, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, दो ही पार्ट में हमें समझना है। तो माइक्रो में जो चीज़ बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो है कॉस्ट। आप सोच रहे हो कि कॉस्ट पे क्यों इतना फोकस? क्योंकि कॉस्ट से पैसेज आया है। वो पैसेज नहीं जो लेंदी वाला होता है, बहुत ही छोटा सा पैसेज आया हुआ है और इसी को कहते हैं केस बेस्ड स्टडी। और केस बेस्ड स्टडी से आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। ठीक है, उसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर से बहुत इजी क्वेश्चन आता, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एप्लीकेशन टूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्लीज़ इसको पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के टूल्स को ज़रूर पढ़िए, स्पेशली अलग अलग एग्जाम्पल लर्न करिए कि डिमांड कैसे शिफ्ट होता है, डिमांड कैसे सप्लाई कैसे शिफ्ट होता है, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, प्राइस फ्लोर क्या है, प्राइस सीलिंग क्या है, टैक्स का क्या इफेक्ट होगा, सब्सिडी का क्या इफेक्ट होगा। ये एप्लीकेशन टूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम्पल्स आएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और उसमें इसी को हम कह सकते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। ये तो हो गया माइक्रो। और माइक्रो में जो दो टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी को पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लॉस तो आप किसी भी कीमत पे मत छोड़िए। अच्छा, जिसको लग रहा है कि एक ही दो न्यूमेरिकल तो आ रहे हैं, छोड़ देंगे तो क्या ही हो जाएगा, बाकी सब तो कर रहे हैं बेटा, बाकी सब ईजी है, सब कर रहे हैं, तुम कैसे औरों से अलग हो? वो कौन डिसाइड करेगा? आपका मेहनत, आपका एफर्ट्स। इसीलिए यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अपकमिंग जो भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर हो। क्योंकि एक चीज़ तुमको बहुत फैक्ट बात कर रहे हैं, एक पिटारा होता है ना, जैसे ये पिटारा मतलब पता नहीं, तुम गेम खेलो कि एक बॉल होता है, उसमें रैंडम कोई भी पेपर निकाल लो और कभी अच्छा निकल सकता है, कभी बुरा निकल जाएगा। तो एनटीए पेपर ऐसे ही बनाता है, कोई पेपर बहुत इजी निकल जा रहा है, कोई पेपर डिफिकल्ट लेवल निकल जा रहा है। अब आपकी किस्मत कैसी है वो कैसे पता चलेगा? एग्जाम के बाद ही पता चलेगा ना। तो आप डिफिकल्टीज के लिए तैयार रहो और उसके लिए एक ही सिर्फ गुरु मंत्र है कि रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं। नए टॉपिक्स को मत पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट रिवीजन करिए एज मच एज पॉसिबल। अलग अलग 10 किताब मत उठाइए, अभी वो वक्त चला गया। जो भी मैंने पढ़ाया बस उसको रिवीजन करिए एंड न्यूमेरिकल तो जरूर प्रैक्टिस करिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पता नहीं क्यों इतना डरते हो, सिर्फ 5 टाइप के क्वेश्चन हैं, सिर्फ इन्हीं 5 टाइप को करा दिया मैंने। इसी 5 टाइप के क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, है ना। एक 10 मिनट का काम है 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा कोई अदर टाइप बनते ही नहीं है क्वेश्चन, तो कहाँ से आएंगे? इसके अलावा सप्लाई में जो आ सकता है वो फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ सकता है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे कि हमने अभी भी कहा है और एनालिसिस के दौरान भी आपको बताया था कि माइक्रो में जो उम्मीद है 26 से 28 या 26 से 30 क्वेश्चन आने की संभावना है। यानी कि माइक्रो का वेटेज अभी फिलहाल के लिए बहुत ही ज़्यादा है। बात करते हैं मैक्रो की। देखो अभी तक जो पेपर हुए हैं ना, उसमें जो 13 तारीख को पेपर था, फॉरेन एक्सचेंज रेट का बहुत ही ज़्यादा योगदान था। फॉरेन एक्सचेंज रेट कल 8 क्वेश्चन आया था, एकदम इत्तू सा चैप्टर का। इसका मतलब अभी वो चैप्टर जो आ चुका है उसके आने के चांसेस कम हो सकते हैं। ठीक है, अगर आए तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। लेकिन अब कौन सा ऐसा चैप्टर जिसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा सकता है, हम आपको बता सकते हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम में अभी तक नेशनल इनकम से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन किसी एक पेपर में नेशनल इनकम का धमाका बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो वो आप डिसाइड कर लीजिए, प्रिपेयर रहिए कि कौन से पेपर में धमाका होने वाला है, क्योंकि नेशनल इनकम इतना आसानी से तो पेपर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम
एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर रहिए और किसी एक एग्जाम में धमाका होगा तो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ देता है, नेशनल इनकम का वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में बेटा आपसे पूछेगा सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, ठीक है। और ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही डीपली प्रभाव करता है क्योंकि आप उसमें क्लियरिटी नहीं मिल पाती है, इसलिए उसको फोकस करिए। मैंने जितने भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन कराए हैं उसको प्रैक्टिस करिए। हम पढ़ाने के दौरान भी आपको बताए थे कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में आएगा। प्लीज फोकस करिए। इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मनी से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। मनी सप्लाई आएगा एंड बैंकिंग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है रेपो रेट के बारे में, ठीक है। रेपो रेट को और क्या कहते हैं, बैंक रेट को और क्या कहते हैं, होता क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है CRR, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपको मनी एंड बैंकिंग में पता होनी चाहिए। नोट इशू कौन करता है, करेंसी कॉइन कौन इशू करता है, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं बच्चों ने बताया है कि ईजी लेवल के हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा ईजी है, जब कॉन्सेप्ट याद रखोगे कि क्या चीज़ कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्या चीज़ करेंट अकाउंट। तो BOP में भी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि BOP और फॉरेन एक्सचेंज रेट कम मेहनत में ज़्यादा नंबर अर्न किया जाए। और अभी तक जितने भी पेपर हुए इन दोनों टॉपिक को अगर मिला दिया जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं और मेरा प्रेडिक्शन था सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन का। तो NTA का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता, आपको नहीं पता कि कौन से एग्जाम में कौन से टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी भी चकमा दे सकता है। वो सुना है अपने डायलॉग की मौत को टक से छू के वापस आ जाएंगे, वही वाला NTA काम करता है। देखो हमारे ससुर जी नहीं है, पहले ही बता चुके, क्लियर कर चुके हैं, तो पढ़ो तुम लोग जितना अच्छे से हो सकता है। अब देखो गवर्नमेंट बजट में ना किसी एक एग्जाम में हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं किसी एक एग्जाम में आपको फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा। कौन सा बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देगा, उसके लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। 110%। और जो आपको एक स्लाइड में पढ़ाया है ना, कंपोनेंट ऑफ बजट, रिसिट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल, ये कंपोनेंट्स आपको 3 क्वेश्चन आराम से मैच होंगे, एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। बस इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत ही अच्छा करेंगे। और अभी वो वक्त तो चला गया, 2 पैसेज आ रहे हैं, देखो पैसेज पे टाइम मत वेस्ट करो। हम हमेशा यही कह रहे हैं कि ये जो हॉट टॉपिक्स हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। इतने लोग गलती कर लिए कि आपके पास अभी आपका पेपर नहीं होता, आपके पास सीखने का मौका बहुत ज़्यादा है और आप अपनी गलतियों से नहीं दूसरे की गलतियों से देख के सीखोगे। और उसमें सबसे पहला कि पैसेज को पढ़ने में टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि जो भी पैसेज हैं ये आपके सिलेबस से पूछा गया एक पैसेज, तो उसमें पैसेज पढ़ने की बिल्कुल भी टाइम बर्बादी है। दूसरा जो अनसीन पैसेज टाइप का आता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको पता हुए रहेंगे क्योंकि वो भी ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, 1-2 होता है जो आप पैसेज बहुत इजी होता है कर ले जाओगे, ठीक है। इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अभी वो 5 न्यूमेरिकल, और वो 5 न्यूमेरिकल कहाँ से आएंगे पहले मैंने बता दिया। पहला एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आएगा, दूसरा अगर आएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से आएगा इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, तीसरा नेशनल इनकम से 100% आएगा। इसके अलावा कंजम्पशन फंक्शन से न्यूमेरिकल यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से आएगा। एंड नेक्स्ट वन जो आने की संभावना हो सकती है वो है मल्टीप्लायर्स है, ठीक है, गवर्नमेंट बजट से। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे न्यूमेरिकल बहुत सिल्ली सा न्यूमेरिकल पूछेगा, उसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है और अपना अप्रोच बदलिए। हम कहते हैं ना, देखो हमारा देश भारत देश डायनेमिक के लिए जाना जाता है, हम बहुत हर चीज़ के लिए तत्पर होते हैं। तो आप हमेशा सोचिए आप ही हैं जो कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता, कोई नहीं। वो सुना है मैं नहीं तो कौन, तो आप नहीं तो कौन, आप ही हैं जो बहुत ही बेस्ट करके आएंगे। जैसे सूरज सर ने कहते हैं ना क्रांतिकारियों फोड़ के आना, तो मुझे पता आप फोड़ के आओगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा करके आओगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन।